हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एक क्विक रिविज़न कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास कल हमने पढ़ा था रेशो के बारे में कि रेशे क्या होते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा, हमने भोजन के अलग अलग घटकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने अलग अलग पोषक तत्वों के बारे में जाना था। उसमें आपने क्या देखा कि जो पोषक तत्व होते हैं उसके क्या स्रोत होते हैं और क्या उनका कार्य होता है। उसके बाद आपने 3 टेस्ट भी देखे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का आपने टेस्ट देखा था कि किसी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है या नहीं है, उसे आप कैसे टेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी रेशो के बारे में। तो रेशो के बारे में हमने क्या जाना, रेशो के बारे में हमने देखा कि रेशे क्या होते हैं। रेशे ऐसे पदार्थ होते हैं जो भोजन में बल्क जोड़ते हैं, यानी भोजन में क्या जोड़ते हैं, ये बल्क जोड़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो मनुष्य फाइबर को पोषक तत्वों के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि रेशे पोषक तत्वों में शामिल नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो कार्य होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन इनका जो कार्य है वो क्या है, ये पाचन तंत्र के साथ साथ भोजन के आसान संचलन में मदद करते हैं। यानी कि जो रेशों का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, यहाँ पे पाचन करना, यानी उत्सर्जन जब हम करते, जो उत्सर्जन होता है उसमें जो रेशे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी यहाँ पे डाइजेशन कर रहे हैं और एक्सक्रीशन में भी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि जो रेशे होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास क्या है, साबुत अनाज, आटा और अनाज, आलू, ताजा भोजन, कच्ची और पकी हुई सब्जियां हमारे भोजन को रुक्षांश प्रदान करती हैं। रुक्षांश भी क्या होता है, रेशे होता है, और फाइबर भी क्या होता है, रेशे होता है, यानी रेशों का फाइबर भी कह सकते हैं। तो आपने अभी तक क्या देखा, आपने देखा जो रेशे होते हैं हम उन्हें एज अ पोषक तत्व नहीं लेते हैं, यानी पोषक तत्वों में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो कार्य होता है वो भिन्न होता है, वो अलग होता है। क्या कार्य होता है इनका, ये डाइजेशन यानी पाचन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपके पास आए हैं कि जो रेशे होते हैं, जो फाइबर होता है उसके क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्स हैं। तो आपने उसमें क्या देखा, साबुत अनाज देखा, आटा देखा, आलू देखा, ताजा भोजन देखा, कच्ची और पकी हुई सब्जियां देखी। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो रेशे होते हैं भोजन के उचित पाचन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपने पहले जो रेशे के कार्य देखे थे वो क्या देखे फाइबर के, कि ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, प्लस आपने क्या देखा यहाँ पे कब्ज को रोक रहा है, यानी कि कब्ज की जो समस्या होती है वो किसके द्वारा दूर होती है, वो फाइबर के द्वारा दूर होती है। तो कल हमने देखा था कि कब्ज से बहुत सारी दिक्कतें आती है, जिसमें आपने एसिडिटी देखा था, सर दर्द की जो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं कि इन भोज्य पदार्थों में क्या होता है, रेशे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास आया था संतुलित आहार का उद्देश्य और महत्व। यानी कि जो संतुलित आहार है वो क्या है, संतुलित आहार वही होगा जिसमें सारे पोषक तत्व प्रेजेंट होंगे, सारे ही पोषक तत्व वहाँ पे क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, तो संतुलित आहार में आप पढ़ेंगे, एक संतुलित आहार स्वस्थ रहने के लिए सही मात्रा में विभिन्न प्रकार के भोजन को शामिल करता है। संतुलित आहार में एक तो पोषक तत्व, वहाँ पे सारे ही पोषक तत्व वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे फाइबर यानी रेशे भी प्रेजेंट होंगे, प्लस हमने सही मात्रा की बात की थी, यानी सही मात्रा से क्या मतलब है, न जरूरत से कम हो न जरूरत से ज़्यादा हो, जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतने ही पोषक तत्व हमारे खाने में उपलब्ध हो, इसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक संतुलित आहार कहेंगे। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए आवश्यक है, यानी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। अगर आप क्या है, फिजिकली फिट हैं, आपको कोई शारीरिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, केवल एक ही भोजन खाने से सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे, यानी कि एक ही प्रकार के भोजन में हमें सारे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं।
ये हमने कब देखा था? जब हमने पोषक तत्वों के बारे में बात की थी, तो हमने देखा था कि अलग अलग जो पोषक तत्व होता है उसका जो स्रोत है, उसका जो सोर्स है वो अलग अलग है। यानी कि अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हमें अलग अलग जगह से मिल रहे हैं। जैसे अगर हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की तो हम वहाँ पे उसका जो स्रोत था वो अनाज था। अगर हमने प्रोटीन की बात की तो उसका जो स्रोत था वो दालें थी। और अगर हमने फैट की बात की तो उसका जो स्रोत था वो तेलीय चीजें थी, जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो पोषक तत्व होते हैं अलग अलग वहाँ पे क्या है उनका स्रोत है, अलग अलग भोज्य पदार्थ से वो हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पोषण विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य और उचित शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए सामान्य संतुलित आहार आवश्यक है। यानी कि संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? हमारा जो शरीर है उसे स्वस्थ रखने के लिए, और जो शरीर का जो वजन है, मतलब जो वजन जितना वजन एज के अनुसार होना चाहिए उसी अनुसार क्या होगा, उसी अनुसार हमारा जो वेट है वो होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, जो संतुलित भोजन है, संतुलित भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हमारे शरीर के वजन को मेंटेन रखता है, यानी संतुलित बनाए रखता है। ना तो क्या हो, वजन बहुत ज्यादा हो, आयु के अनुसार वजन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो संतुलन है, ये जो समायोजन है, ये कहाँ से मिलता है? ये हमें संतुलित आहार से मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे अनुचित आहार के परिणाम स्वरूप कुपोषण के साथ शरीर का खराब विकास और अधिक आहार से वजन, मधुमेह, मोटापा और अन्य आहार संबंधी बीमारियां होती हैं। यानी यहाँ पे आपको क्या बताया, ये जो अनुचित आहार है, अनुचित आहार बहुत प्रकार का हो सकता है, जैसे कि ये जंक फूड भी हो सकता है, या फिर आपने क्या किया कि जरूरत से ज्यादा आहार को ले लिया, जरूरत से ज्यादा भोजन को ले लिया। अगर यहाँ पे जरूरत से कम भोजन होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुपोषण हो रहा है। यानी हो सकता है कि आप अपने भोजन में, अपने फूड में कुछ पोषक तत्वों को बराबर ले रहे हैं, लेकिन उनमें से एक या एक से अधिक जो पोषक तत्व हैं वो कम हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने कार्बोहाइड्रेट भी लिया, आपने फैट यानी वसा को भी लिया, पर आपने प्रोटीन नहीं लिया। इसमें से अगर सारे ही पोषक तत्वों में से अगर एक भी पोषक तत्व यहाँ पे कम होता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कुपोषण का शिकार वहाँ पे इंसान हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या, सारे ही पोषक तत्व समान रूप से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कमी हो रही है तो कुपोषण हो रहा है, अगर भोजन की अधिकता हो रही है यानी पोषक तत्वों की अधिकता हो रही है तो यहाँ पे वजन बढ़ जाएगा, यानी बहुत ज्यादा वेट आपको देखने को मिलेगा, मधुमेह की प्रॉब्लम हो जाएगी और अन्य जो आहार संबंधी बीमारियां यहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक संतुलित आहार के बारे में आपने जाना। संतुलित आहार क्या होता है कि किसी भोजन में सारे ही पोषक तत्वों की जो प्रेजेंस होती है, यानी कि आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हो उसमें सारे ही पोषक तत्व इन्वॉल्व होने चाहिए, सारे ही पोषक तत्व आपके शरीर को मिलने चाहिए। ऐसा भोजन क्या कहलाता है? ऐसा भोजन संतुलित आहार कहलाता है। और संतुलित आहार से ही जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रह सकता है, प्लस हमारा जो आयु के अनुसार जो वजन है वो भी क्या, संतुलित रहता है। तो इसके बाद जो हमारे पास आया था कि संतुलित आहार के क्या क्या उद्देश्य है, क्यों हमें संतुलित आहार करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, स्वस्थ वजन और ऊर्जा संतुलन के लिए। यानी जो वजन है, जो वेट है वो संतुलित होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा था कि आयु के अनुसार उतना ही वेट होना चाहिए जितने की जो आपके आयु वर्ग के लोग हैं उनका है। यानी अगर 2 साल का बच्चा है तो 2 साल के बच्चे का वेट 25 kg नहीं होना चाहिए, ये बहुत अधिक है, या फिर उससे कम भी नहीं होना चाहिए। प्लस ऊर्जा के संतुलन के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है आप उतने ही कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मोटापे की दिक्कत आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमारे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के समुचित कार्य और रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना। यानी संतुलित आहार क्या करता है, हमारे शरीर और हमारे ऊतकों के रख रखाव के लिए हमें आवश्यक तत्व प्रदान करता है। और वो कौन सा तत्व है, वो प्रोटीन है। हमने पढ़ा था जो प्रोटीन होता है वो कोशिकाओं और ऊतकों के रख रखाव के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो यानी संतुलित जो आहार होता है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए। ऊर्जा के संतुलन के लिए उसमें उपयुक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संतृप्त वसा, खाद्य पदार्थ, जंक फूड, साधारण चीनी, आयोडीन युक्त नमक, सोडियम आदि का सीमित सेवन करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि अगर आप वसा का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आप मोटापे को देखेंगे। आप अगर जंक फूड का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर आप चीनी का अधिक उपयोग करते हैं तो आपको मधुमेह देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं इनका सीमित सेवन करना है, उतना ही सेवन करना है जितना कि हमारे शरीर को आवश्यकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे अधिक मात्रा में फल, सब्जियां, फलियां, मेवे और साबुत अनाज शामिल करें, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं प्लस फाइबर भी पाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के भोजन से आपको क्या मिल रहा है, तो पोषक तत्व मिल रहे हैं, पोषक तत्व यानी आपको एनर्जी मिल रही है। सेकंड आपको क्या मिल रहा है, इसमें फाइबर भी प्रेजेंट होता है फल सब्जियों में, तो आपका क्या डाइजेशन में हेल्प मिल रही है, कब्ज की जो दिक्कत है वो आपकी क्या हो रही है, दूर हो रही है। और नेक्स्ट हमने देखा कुपोषण और अन्य पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए, यानी संतुलित आहार क्या होता है, कुपोषण से हमें बचाता है और पोषक तत्वों की कमी से हमें बचाता है, क्योंकि संतुलित आहार क्या है, उसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल हैं और उपयुक्त मात्रा में शामिल है जितनी की हमें आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या है, संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, कुपोषण को दूर रखने के लिए, पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए क्या है, संतुलित आहार हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आया था विटामिन। अब विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि विटामिन की हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी जो विटामिन होता है, जब हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की, तो ये जो तीनों पोषक तत्व होते हैं ये बहुत अधिक मात्रा में इनकी हमें आवश्यकता होती है। पर जब हमने विटामिन की बात की तो विटामिन क्या होता है, हमारे शरीर को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे जो विटामिन होता है, विटामिन हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये क्या बता रहा है आपको, ये विटामिन का आपको फंक्शन यानी कार्य बता रहा है कि जो हमारी आंखें होती है, जो हड्डियां और दांत होते हैं, उन्हें स्वस्थ रखने में विटामिन का बहुत बड़ा योगदान है। विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थ सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं। तो किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है, जो विटामिन से भरपूर हो, जिसमें विटामिन प्रेजेंट हो। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि सुरक्षात्मक भोजन किसे कहेंगे, विटामिन से भरपूर भोजन को हम सुरक्षात्मक भोजन कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि वे हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। तो आपके पास आ सकता है कि वो कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा विटामिन। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनरल्स। तो मिनरल्स यानी कि खनिज, आप देखेंगे खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स की हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत होती है। जैसे विटामिन की हमें कम ही मात्रा की आवश्यकता होती है, वैसे ही मिनरल्स या खनिज जो होते हैं उनकी भी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये क्या करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो शरीर के समुचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रत्येक आवश्यक है। यानी कि जो खनिज होते हैं, खनिज जो शरीर के समुचित विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास एक टेबल आई थी जिसमें हमने देखा था जो विटामिन होते हैं, विटामिन के अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिले थे और हमने क्या देखा, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास विटामिन और खनिज है। इस वाली टेबल में आप देखेंगे विटामिन और खनिज के नाम दिए गए हैं और इस टेबल में आप देखेंगे कि किस विटामिन और किस खनिज की कमी से कौन सा रोग हो रहा है और इस टेबल में आप देखेंगे कि किस रोग का कौन सा लक्षण यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमारे पास आया विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। रतौंधी के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये क्या होता है, अंधेरे में खराब दृष्टि या दृष्टि का पूर्ण नुकसान होता है। यानी कि जिस व्यक्ति को रतौंधी हो गई है उसे क्या होगा, उसे अंधेरे में यानी रात के समय में नहीं दिखाई देता है या बहुत कम दिखाई देता है। तो ये किसका लक्षण है, ये रतौंधी का लक्षण है। और रतौंधी क्यों हो रही है, विटामिन ए की कमी से क्या हो रही है, रतौंधी यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास आया विटामिन B1। अब विटामिन बी के भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ विटामिन B1 के बारे में पढ़ना है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी का जो लक्षण है वो क्या होता है, यहाँ पे वजन बहुत कम होता है और कमजोर मांसपेशियां हो जाती हैं। यानी कि आपने देखा जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, उसका वजन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा और उसे बहुत कमज़ोरी फील होगी, मांसपेशियां क्या होंगी, बहुत कमज़ोर सी होंगी। तो इस रोग को हमने क्या कहा, बेरी बेरी। और बेरी बेरी किससे हो रहा है, विटामिन B1 से हो रहा है।
तो आप कैसे याद रख सकते हो, आप बी से बेरी बेरी हो रहा है और विटामिन बी, यानी बी से आप इन दोनों को याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आया विटामिन सी। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। और स्कर्वी के क्या लक्षण हैं, यहाँ पे है मसूड़ों से खून बहना, यानी कि जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से खून जब बहने लगता है तो इस रोग को हमने क्या कहा, स्कर्वी कहा। स्कर्वी किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन सी की कमी से हो रहा है। विटामिन सी कहाँ पे आपको मिलता है, विटामिन सी आपको खट्टे फलों में मिलता है। नेक्स्ट जो हमारे पास विटामिन आया वो आया विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो रोग होता है वो हड्डियों से संबंधित होता है। इसमें क्या हो रही हैं, जो हड्डियां होती हैं वो कोमल हो जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं, यानी कि जो हड्डियां बहुत इजीली टूटने लगती हैं, बहुत कोमल हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। और किस विटामिन की कमी से हो रहा है, ये विटामिन डी की कमी से हो रहा है। अगला जो विटामिन हमारे पास आया वो आया विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, मानसिक विकार हो रहा है। मानसिक विकार यानी कि जो माइंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, जो त्वचा होती है वो पीली हो जाती है और तेजी से बुढ़ापा, यानी एज ऐसा लगता है कम ही एज में जो इंसान है वो बूढ़ा दिखने लगता है। तो ये किसके कमी से हो रहा है, ये हो रहा है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट जो विटामिन हमारे पास आया विटामिन के आया। विटामिन के की कमी से क्या होता है, नक्सीर इस रोग को कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, थक्का जमने में देरी के साथ साथ अत्यधिक रक्त स्राव होता है। यानी कि नॉर्मली हमने क्या देखा था, जब कभी भी कटफट होती है, अगर कोई भी भाग कट जाता है किसी इंसान का, तो वहाँ पे क्या होता है, खून निकलने लगता है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो खून धीरे धीरे बंद होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे थक्का जम जाता है। थक्का यानी कि जो वहाँ पे खून होता है, खून में एक जाली सी जम जाती है, जिसे हमने खून का थक्का जमना कहा था। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। बट जिस व्यक्ति में क्या होगी, विटामिन के की कमी होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो खून है, जो रक्त स्राव हो रहा है वो बहता रहेगा, वहाँ पे थक्का जमने में देरी होगी या फिर थक्का नहीं जमेगा। अब इससे क्या होता है कि जब थक्का जमने में देरी हो रही है तो खून निकलता जाएगा और ऐसे में बहुत ज़्यादा जो रक्त स्राव हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे इंसान में रक्त की कमी हो जाएगी। तो ये किस विटामिन की कमी से हो रहा है, विटामिन के की कमी से हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सब क्या आते हैं, कुछ खनिज आते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कैल्शियम। अब कैल्शियम की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है, तो ये है ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या आते हैं कि जो हड्डियां हो रही हैं वो नाजुक हो जा रही हैं। तो आप देख रहे हो, जो कैल्शियम एक क्या है, खनिज है, और विटामिन डी क्या है, एक विटामिन है। दोनों की का जो दोनों की कमी से किस पे असर पड़ रहा है, दोनों की कमी से हड्डियों पर ही असर पड़ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास खनिज आता है वो आता है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है, खराब दांत होते हैं और रिकेट्स होता है। अब इसका जो लक्षण है वो क्या है, मुड़े हुए अंग होते हैं, विकृत दांत होते हैं। यानी फॉस्फोरस की कमी से कहाँ पे हमें असर देखने को मिल रहा है, दांतों में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास खनिज आता है वो आता है लोहा। लोहे में क्या होती है, यानी कि आयरन की कमी से क्या होता है, खून की कमी होती है। खून की कमी यहाँ पे लक्षण क्या है कि कम लाल रक्त कोशिकाएं मिलती हैं, यानी कि आयरन की कमी से खून की कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला जो खनिज है वो है आयोडीन। अब आयोडीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, इसे घेंघा रोग कहते हैं। और इसमें क्या होती है, जो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि जो हमारा जो गला होता है, हमारे गले में हमको पेन फील होता है। तो ये जो टेबल है ये क्या है, आपको बताए गए हैं कुछ विटामिन यहाँ पे आपको बताए गए हैं, कुछ खनिज आपको बताए गए हैं। इन विटामिन और खनिज से होने वाले रोगों के आपको नाम भी दिए गए हैं और इन रोगों के लक्षण भी आपको दिए गए हैं। तो ये जो टेबल है ये आपकी बुक में दी गई है। इस टेबल को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, प्लस आपने इसे याद भी करना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है और उस रोग का लक्षण क्या है। तो ये जो टेबल है इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो टेबल है वो आपने नोट डाउन कर ली होगी। तो ये जो इस टेबल के साथ ही इस जो चैप्टर के जो टॉपिक है वो हमारे कंप्लीट होते हैं।
तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हम एक बारी उसे रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने भोजन के बारे में पढ़ा कि भोजन क्या होता है। तो हमने क्या जाना, वो भोज्य पदार्थ जिन्हें हम ग्रहण करते हैं और जिनसे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमने भोजन कहा। यानी हमें क्या मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिल रहे हैं और जो हमारा पोषण करते हैं। अब पोषण को हमने क्या समझा, पोषण में हमारी वृद्धि और विकास दोनों ही आते हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ एग्जाम्पल देखे थे जिसमें आपने क्या देखा था कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व मिल रहा है। जैसे आपने देखा कि अंडे, दाल, मांस में हमें प्रोटीन मिल रहा है, फल और सब्जियों में हमें विटामिन मिल रहा है, अनाज दालों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तेल, घी, मक्खन में हमें वसा मिल रही है। तो आपने क्या देखा, अलग अलग भोज्य पदार्थ देखे और अलग अलग पोषक तत्व देखे कि किस भोजन में कौन सा पोषक तत्व हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो स्वस्थ भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने प्रोटीन को देखा। प्रोटीन में हमने क्या देखा कि प्रोटीन का कार्य क्या है। तो सबसे पहला कार्य प्रोटीन का हमने क्या देखा कि प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है और क्या हो रहा है, अगर आपका कहीं पे कोई अंग कट फट जाता है तो वहां पे उसका क्या हो रहा है, रिपेयरिंग हो रही है। तो प्रोटीन क्या कर रहा है, हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है। सेकेंड हमने क्या कहा था, सेकेंड हमने देखा कि प्रोटीन का स्रोत क्या है, यानी सोर्स क्या है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आपने मांस, मछली, अंडे देखे। अब ये कौन से स्रोत हैं, ये वो स्रोत हैं जिसे हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। सेकेंड जो घटक आया हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट आया, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा कि ये हमें दैनिक गतिविधियों के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये क्या बता रहा है, इसने कार्बोहाइड्रेट का कार्य बताया, प्लस इसने क्या बताया कि इसके जो सोर्स हैं, यानी कि जो स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, वो कहाँ पाए जाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, आलू, मटर, बीन्स और फलों में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो भोजन के घटक के साथ साथ आपको दो चीजें बताई जा रही हैं। सबसे पहला तो किस घटक का क्या कार्य है, सेकेंड आपको क्या बताया जा रहा है कि कौन सा घटक किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमारे पास आया वसा। तो वसा का क्या कार्य है, विटामिन के अवशोषण और भंडारण में इसकी मुख्य भूमिका है। प्लस वसा से हमें क्या मिलता है, वसा से हमें एनर्जी यानी ऊर्जा भी मिलती है। और वसा के क्या क्या स्रोत हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जितनी भी तेलीय चीजें होती है जैसे घी, तेल, मक्खन, सभी से हमें क्या मिलती है, वसा मिलती है। नेक्स्ट हमें विटामिन और खनिज देखने को मिले थे। तो विटामिन और खनिज क्या होते हैं, जो कि रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे क्या होती रहती हैं, क्रियाएं चलती रहती हैं, रासायनिक क्रियाएं। तो उसमें क्या होता है, विटामिन और जो खनिज होते हैं वो अपना योगदान देते हैं। इस टेबल में आपने देखा जो विटामिन ए, विटामिन B1, B2, इनके अलग अलग आपको अलग अलग प्रकार के विटामिन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, विटामिन के स्रोत भी देख रहे हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार का जो विटामिन है वो अलग अलग प्रकार के भोजन में आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको कुछ मिनरल्स भी देखने को मिल रहे हैं, मिनरल्स यानी कुछ खनिज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का हमने टेस्ट किया था, यानी कि किसी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हमने क्या किया था, एक टेस्ट देखा था, जिसमें आपने क्या देखा कि आयोडीन परीक्षण के द्वारा आपने क्या किया, जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन था उसका आपने परीक्षण किया। आपने चावल का एक मंड लिया, उसे टेस्ट ट्यूब में डाला और कुछ आयोडीन की बूंदे यहाँ पे क्या करी, कुछ आयोडीन की बूंदे डाली, और आपके पास कलर कैसा आया, ब्लू ब्लैक कलर आपको देखने को मिला। यदि ब्लू ब्लैक कलर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस है। सेकेंड जो टेस्ट हमने देखा था वो देखा था प्रोटीन। अब प्रोटीन में हमने क्या किया, हमने कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन को लिया और उसमें क्या किया, हमने भोज्य पदार्थ का एक सैंपल लिया, यानी आपने दाल का पेस्ट बनाया, क्योंकि हमने क्या कहा था, जो प्रोटीन का जो स्रोत है वो दालें होती हैं। आपने दालों का पेस्ट बनाया, टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन को इसमें डाला। आपके पास कलर कैसा है, बैंगनी कलर अगर आपके पास आता है तो इसका मतलब क्या है, इस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन है। और अगर बैंगनी कलर नहीं आता है तो इसका मतलब इस भोज्य पदार्थ में क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है।
नेक्स्ट हमने क्या देखा, वसा का जब हमने टेस्ट किया था तो वसा को हमने क्या किया था, आपने एक पेपर लिया, उसमें आपने एक मूंगफली का दाना लिया और उस मूंगफली के दाने को आपने क्या कर दिया, उसके छोटे छोटे पीस कर दिए। फिर आपने क्या देखा, आपको एक तेल की वहाँ पे पैचेस दिखाई दिए, एक ऑयल ड्रॉप आपको दिखाई दी। तो आपने जब भी किसी भोज्य पदार्थ में आपको ऑयल ड्रॉप दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या है, उसमें वसा प्रेजेंट है, यानी कि उसमें फैट प्रेजेंट है। तो ये क्या देखे हमने, ये 3 प्रकार के टेस्ट हमने देखे थे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तीनों टेस्ट में से कोई ना कोई टेस्ट आपको आपके पास आएगा कि बताइए कि वसा का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, या बताइए कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का टेस्ट किस प्रकार किया जाता है। इसके बाद हमने जाना कि रेशे क्या होते हैं। रेशे यानी कि फाइबर वो भोज्य फाइबर जो होता है, फाइबर को हमने पोषक तत्वों में शामिल नहीं किया था क्योंकि ये क्या होते हैं, ये पाचन तंत्र में, ये पाचन में हमारी हेल्प करते हैं, प्लस किस में करते हैं, कब्ज को रोकने में हमारी हेल्प करते हैं। साथ ही आपने कुछ एग्जाम्पल भी देखे कि किस किस प्रकार के भोजन में फाइबर पाया जाता है। फाइबर के बाद आपने क्या देखा, संतुलित भोजन देखा। संतुलित भोजन के बारे में आपने क्या जाना कि वह भोज्य पदार्थ जिसमें सारे ही पोषक तत्व सही मात्रा में शामिल होते हैं, प्लस उसमें फाइबर भी प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार का जो भोजन है वो संतुलित भोजन होता है। उसके बाद आपने क्या जाना, आपने जाना कि संतुलित आहार के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, जिसमें क्या था, स्वस्थ वजन था और ऊर्जा के संतुलन के लिए आवश्यक था। हमारे जो शरीर के अंगों के रख रखाव के लिए जो आवश्यक जो पोषक तत्व था वो हमें कहाँ से मिल रहा है, संतुलित भोजन से मिल रहा है। तो ये आपने क्या देखा, ये आपने देखा कि संतुलित आहार के क्या क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, इसके बाद आपने पढ़ा विटामिन और मिनरल्स यानी कि खनिज। तो आपने क्या देखा, विटामिन और खनिजों की हमें कम मात्रा में हमें आवश्यकता होती है, और ये क्या है, ये सुरक्षात्मक भोजन है। कौन, विटामिन और मिनरल सुरक्षात्मक भोजन है क्योंकि ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने एक टेबल देखी जिसमें आपने क्या देखा, अलग अलग प्रकार के विटामिन देखे और खनिज देखे। उसमें आपने क्या देखा, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है और उसके क्या लक्षण हैं। तो अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप में से कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने जो भी आपको समझाया क्या आप सबको समझ में आया? ओके क्लास, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। अब नेक्स्ट जो क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आपने क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया गया है आप उसे रिवाइज करेंगे घर। आयोडीन आपने देखा होगा, आयोडीन युक्त आप नमक लेते हो तो उसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। जो आप नमक यूज करते हो अपने घरों में, जो आप खाना बनाने के लिए जिस नमक का यूज करते हो उसमें आयोडीन पाया जाता है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। यस मैम। ओके, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, आप उसका आंसर बताएंगे मुझे। आप ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हमने किस प्रकार किया था। हमने 3 प्रकार के टेस्ट की बात की थी, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट था वो किस प्रकार किया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप में से कोई भी मुझे बताना चाहता है तो बता सकता है। मैम तेल डाल के। तेल नहीं, ये तो गलत है। तेल, क्योंकि तेलीय चीजों की जब हमने बात की थी तो हमने वसा के बारे में बात की थी। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हमने कैसे किया था? अभी मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट बताया था, उसमें हमने क्या किया था, हमने पहले जो सैंपल लिया था भोजन का, जिसमें आपने मंड लिया था। अब मंड हमें कैसे मिलता है, मैंने आपको बताया था आप चावल को भिगोएंगे, चावल के भिगोने से आपको जो एक मिल्की कुछ सॉल्यूशन मिलता है, दूधिया कलर का आपको एक सॉल्यूशन मिलता है। उससे आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ऐड किया, आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड किया। आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद आपको क्या मिला, आपको ब्लू ब्लैक कलर मिला था। आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। आज हमने जो चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें आपने कंपोनेंट ऑफ फूड यानी भोजन के जो घटक थे उसके बारे में पढ़ा, और हमने सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है।
नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।